Guru Gobind Singh Ji says, हाँ जी. when all means to establish peace fail, it is righteous to pick up the sword. Modern day diplomacy का father is Chanakya. 4 pillars हैं. It's called Sama, Dana, Danda, Bheda. फॉरेन सर्विसेज में काम क्या होता है या एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स क्या करते हैं? Diplomacy is balancing differing interests, finding a mutual common ground. Diplomat is an art, is a skill, is a practice. 2030 और इवन 2047 का जब हम लेके चलते हैं हमारा विजन जो है, अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन देखिए अंडर 35, now they are the drivers of growth. Any conflict, any battle, it is the shock domain. इट इज इम्पोर्टेंट कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कन्वर्ट होगा ही. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट आल्सो? स्ट्रेटेजी है. कभी भी दुनिया का जो भी ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ दिमाग में नहीं बनेगा. ऑफलाइन इज ऑफलाइन, ऑनलाइन इज ऑनलाइन. जब तक आपका नैरेटिव बिल्ड नहीं होगा, कहीं भी लड़ाई कर लें या जो भी आपका नेशनल इंटरेस्ट है, इट विल नॉट गो वेरी फार. अगर कोई यूथ डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता है, लाइक प्रोबेबली वांट्स टू जॉइन द फॉरेन सर्विसेज, पेशेंस, perseverance, hard work, you have to update yourself क्योंकि आज की generation is instant generation, 2 मिनट नूडल वाली है. The focus is missing. And there is no clarity of purpose. since the time our prime minister has taken up, we have seen him travel a lot. कई बार उसे मॉक भी किया जाता है. You are somebody who has worked in the foreign services और आपको पता है कि इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है. Decade where इंडिया का जो प्रेजेंस है, इंडिया का वैश्विक फुटप्रिंट है, जो जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, पूरा एंगेजमेंट पे जोर दिया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ. The biggest curve in our life, in anybody's life, is education. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. I have with me His Excellency MP सिंह, जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में बहुत साल सर्व किया है. बहुत सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट की हैं, बीट वियतनाम, क्यूबा, दुबई, कनाडा, लंदन. ही इज ऑल्सो गॉट द हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर फ्रॉम मंगोलियन गवर्नमेंट, विच इज आई थिंक द पोलर स्टार ऑर्डर, राइट? That's correct. So really I would say chief guest here with us आज के एपिसोड में. So very special episode. हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. ऑफ कोर्स द जर्नी, हाउ द एंटायर फॉरेन सर्विसेज का वर्ल्ड वर्क्स, इंडिया के रिलेशंस, अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे डिप्लोमेसी एज वेल, एंड फ्यू इनसाइट्स फॉर द पीपल जिन्हें शायद ये फील्ड इंटरेस्ट करती है, आप इसमें कैसे जा सकते हैं. सो मेक श्योर यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड यू शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Thank you so much, sir, for taking out time, being with us. It's a huge honor for me to be hosting you. Thank you, Tavisha. It's a pleasure for me to be joining after TEDx on edX. Thank you so much, sir. And I hope कि conversation आप भी enjoy करो, because मेरे लिए तो बहुत learning और insightful होने वाली है. But I really hope that this entire experience is equally good for you as well. Tavisha, I can tell you, the one lesson that I have kept in my life is the biggest curve in our life, in anybody's life, is education. And as Socrates said, till the last breath, if you are learning, then you are living your life. Yes, And wow. I plan to do that, listening to you, talking to you, and learning from you. Thank you so much, sir. I think before हमारी conversation start, we've already got lessons here. So can we start, sir? Yeah, sure. Please go ahead. I would like to start with the journey. आपने जब इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया, इट वाज आई थिंक वे बैक इन 1980s, राइट? बहुत सारे लोगों को तो शायद उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस भी नहीं होती होगी, शायद पाथवेज भी नहीं पता होते होंगे, एंड शायद पैशन भी नहीं होगा. सो आई रियली वांट टू नो दैट व्हाट वाज इट दैट गॉट यू इनटू इट. वाज इट पैशन? वाज इट समबडी इन द फैमिली जिसको आपने ऑलरेडी देखा जो शायद गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे थे? हाउ डिड यू केम इनटू इट? I can tell you, to be very frank with you, when I was almost the age like you, maybe younger, one thing that mattered to me, I wanted to travel the world. Okay. And I come from a very ordinary middle class background where, we have had challenges back then. So there was one area where I could travel and get enough experience of the world and enough job security was through the foreign service. So initially I joined the Indian Foreign Service in Allied branch, and after about 10 years of service I got through the UPSC and then into the foreign service. And since then, it has been a journey that
has taken me, well, thanks to the Lord and thanks to blessings. I have traveled to 110 countries where I slept Wow. at least a night. Wow. And I've served in about 8 countries representing the government, flying their flag. The last being as ambassador of India to Mongolia, Yeah. where I served 5 years from 2019 to 23. Okay. So what prompted me was, I can only say in 2 words is my passion to learn about different cultures, and secondly to be able to travel the world without spending much from your pocket. And I think that was successful. The traveling to I world can't factor. complain. 110 countries, and perhaps if I look at the countries which I revisited, then I would have certainly done more than 200 travels. So no complaints there. Again, thanks to Almighty Lord and good wishes and blessings of my parents. Wow. And sir, कौन सी country has been like the best out of these 110? Or maybe at least 8 जहाँ पे आप It रहे all हो? depends. देखो, we cannot compare countries, but if you talk about nature, I would say Mongolia. But if Okay. you talk about comfort of living, I would say Austria. Okay. Even though I have not served there, but having traveled there, a couple of times, and I could say Netherlands would be another country which would enthuse me to travel. And going down in that order, Canada would be another country where I would. Now, Mongolia. Mongolia is a pure nature. In one of my last interviews and before I left Mongolia, and I used the word, it's a last bastion of untamed nature. Okay. What you see is, it's called country of eternal blue sky. It is half the size of India, just about 3.4 million people, Okay. but almost 21 times the population of animals. Wow. So you can, one Mongolian practically has about 21, 22 animals. Amazing. And per square kilometer, if you ask, it's 1.9 people who live in that country. And blue sky, minus 35 doesn't feel like minus 35. It's sunshine outside. It's so much so that you are bluffed to believe that things are outside very hunky-dory, cozy, but you step out and you feel it. And I have never seen such clear sky. I have seen Milky Way in Mongolia. Wow. I क्या बात है? have traveled to almost to the border of Russia, where we saw a Lake Baikal. Is a sister lake of Lake Baikal Hofskul. I traveled there, and going to the other part, which I see, the country being so vast, is not developed so much because of the size of population. And if I take you to the second largest country, which is Canada, where I served, Yeah. it's a fascinating country. It's a fascinating from one part to another part, not because of its size, but also because what it has to offer. The lakes, especially the fall time, the people, the diversity. Punjabi being one of the largest spoken languages up there, Right. our diaspora. Yes, and so goes for Netherlands and Austria. I like it because of the positioning, the weather, the people, the food, climate, almost everything. So yeah, I think this is my take on that. And maybe I would enthuse you to travel. That's For one sure. area where you learn without spending much, just by listening to the people and observing. For sure, for sure. And I think Mongolia, what clicked me is I think it's one of the very few countries now which is truly one with nature. आज की डेट में भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने. अगर आप लोनली प्लैनेट पे जाओ अभी, तो 2025 में जो नंबर 1 country to be visited was Mongolia by Lonely Planet. So you can imagine कि क्या खूबसूरती रही होगी. हमारा इंडियन टूरिस्ट थोड़ा कम है वहाँ पे, बट हमारा जो लिंकेज है उनके थ्रू is through Dharma, the Buddhist. Mongolia predominantly is a Buddhist country. Yeah. And they call themselves as the spiritual neighbor of India. Okay. And so this is one of the biggest connect, and our connection with them goes back almost 2,000 years in history, according to their
former Prime Minister. Okay, wow. Okay. So थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना between the journey आपसे क्वेश्चन करूँगी. Could be थोड़ा सा disruption, but it's a very basic question for the audience. A lot of people might not understand कि foreign services में काम क्या होता है या ambassadors, diplomats क्या करते हैं. If you can break it down for them, so then हमारी जो बाकी की conversation है, they have a context. अगर ये सवाल पूछा है आपने diplomat, तो I would say, you know, a diplomat is an art, is a skill, is a practice of, and I'll break it up very simple words for हाँ you. जी. D, diligence. I for integrity. P for patience. L for listening. O for objectivity. M for mindfulness. And T for tact. Wow. अगर आप ये चार और ये characters को इकट्ठा करें, so what do you do as a diplomat? You know, when you represent a country in a nation where you are representing India, for you paramount responsibility is protecting your national interest, furthering your national cause. How do you bring that reconciliation? So differing interests को इकट्ठे लाना, reconciling them, finding a mutual ground, using whatever resources you have. So when you hear about cyber diplomacy, when you hear about developmental diplomacy, when you hear about vaccinations being given, when you think of scholarship being offered to Africa and nation countries, these are all soft diplomacy measures. तो diplomacy कोई एक standalone नहीं है. जैसे for example, in a simple terms, I'll say you walk into a place where you don't know anybody. So what you need to do is identify a mutual ground. Yeah. You have to tackle with the foreigners or a stranger, I would put it that way. And how do you get to engage him without compromising your integrity? And as I said, if you put all those diligence, mindfulness, listening, tact, आप एक common ground ढूंढ लेते हैं where you can further your cause without offending anyone. Right. In today's age and time, I can say it's a challenging world that we live in. तो ये basic texts आप अगर use करें तो you will be not only a successful diplomat but a successful person in any career. And I think अगर हम देखें तो the attributes that you said, they boil down to human qualities only. When you're listening, when you're being patient, these are very human connections. और आज की डेट में जब सब कुछ इतना tech heavy है, loneliness epidemic है, I think human qualities is actually what can make you stand out as well. Like people are dying to talk and have someone to listen to them. आपको पता है कि you know the modern day diplomacy का father is Chanakya. Oh. If you go more than 2,500 years ago, there's a written treatise by Chanakya Okay. or Vishnugupta called Arthashastra. Yeah. तो उसके जो चार pillars हैं, it's called Sama, Dana, Danda, Bheda. Yeah. Sama is reconciliation. Okay. Dana is reward. Bheda is intelligence. And Danda is punishment. Yeah. Now, how do you do that? Back then, how, this was applied, same rules apply today. Okay. If you look at the world today, for the sake of time, I would not go into detail, but if you look at that, ये जो चार उपाय है चाणक्य के आज भी उतने ही relevant हैं. And I wish I had more time, but if you look at each one of them very, very, for example, Sama, reconciliation. I'll go into history. 1995, Nelson Mandela, he was in prison for 27 years. Yeah. When he was freed in 1995, South Africa was in the Rugby World Cup final. Okay. और उनका एक team था, it's called Springbok. Springbok was primarily a white team. Yeah. And what Nelson Mandela did, something very extraordinary. On the final day, he wore Yeah, I think the I jersey remember reading of that. Springbok Yeah. and walked out. Yeah. That single gesture surpassed millions of words and signaled his intent for reconciliation. Look at South Africa today. Yeah.
Now, look at the Dana when you talk about, for example, India. We have embarked upon the largest developmental partnership with various countries in Asia and country. My memory serves me right, close to about 42 billion have been spent in last 2 decades or so, helping the countries come up to the level and capacity building, skill development. So this is what, पहले जो राजा थे वो दान देते थे, कोई हाथी देता था, कोई घोड़े देता था. आज में समा बदल गया है. So you use vaccine diplomacy. Yeah. maybe tech capabilities. Tech capability दीजिए, skill development दीजिए. और भेदा, अब भेदा का मैं आपको एक एग्जांपल दूं. जब भेदा is how intelligence help in when I was serving as a protocol officer, I was attached to the advanced team of President Clinton. तो प्रेसिडेंट क्लिंटन के टीम के साथ चलते चलते पता चला कि उनको चिकन टिक्का कबाब और समोसे और मैंगो चटनी पसंद है. Okay. So I brought back that input and shared it with my bosses, and they were able to persuade our prime minister to include some of those. And this gesture was appreciated by Clinton right on the table. Yeah. अब आप आइए चौथे पे, which is Danda. Now, Danda, you have to be. Chanakya also said that when everything fails, just as our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji says, when all means to establish peace fail, it is righteous to pick up the sword. And I have that quote is one of my favorite quote. It's in Parsi. Chun karaz hama hilate darguzasht halalast burdan bashamshir dast. Okay, what does and that it mean? is in Parsi, and we are in a geopolitical situation that a nation that speaks Parsi is in turmoil. But imagine, when all means fail, the 10th Guru says it is righteous to pick up the sword, to establish justice, to establish peace, rule of order. तो अभी आप देखिए कैसे करा प्रेसिडेंट ट्रंप ने. When he waged the tariff war, he did not put a single soldier put foot on the ground. Yeah. But through tariff, he used it as a weapon. Yeah. तो ये अगर आप contextually apply करें, which is to say चाणक्य के सामा दाना दंड भेद apply today. Yeah, so beautiful. So I also know आपने भी you have the 4D strategies. Is it like इसके ऊपर ही build up? And can you share a bit about that also? Well, I wouldn't say that I was the sole author, but I tried to deploy. When I was representing India and Mongolia, our mandate was to develop a special relationship. And 2015, Prime Minister Modi went there and signed a special strategic partnership with Mongolia, and also announced $1 billion of developmental aid. By the time I was posted there, the government of Mongolia decided to use it for constructing their refinery. उनके वहाँ कोई refinery नहीं थी, तो पहले थी वो जल गई थी एक छोटी सी. So they used to import for energy security being a prime thing for everybody. It was decided. So I can say that using that and the other directions given to me. So 4 Ds मैं आपको explain करूँ before I go into the thing. The D, where our common thing is D for democracy. India is the largest democracy. Mongolia is perhaps the youngest, 1990s में बने. Okay. And the only country that is democracy in the region. And second is developmental partnership. हमारा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है $1.7 बिलियन का, वो मंगोलिया को दिया जा रहा है. ये एक फैक्ट है जो कई लोगों को पता भी नहीं है. और तीसरा है धर्मा. धर्मा क्या है कि हमारा जो बुद्धिस्ट कनेक्ट है इंडिया की, जब आप बात करते हैं तो एक सनातन धर्म और एक बुद्धिज्म की बात करते हैं. बुद्धिज्म काफी पुराना है, तो मंगोलिया इज प्रीडोमिनेंटली अ बुद्धिस्ट नेशन. तो ये हमारा सबसे बड़ा कनेक्ट है. और चौथा है डिजिटल डेवलपमेंट. अगर इफ यू लुक अराउंड द वर्ल्ड टुडे, प्रीडोमिनेंटली इट इज आईटी, डिजिटल, टेक, और दैट इज द फ्यूचर. सो वी थॉट दैट दिस इज वन एरिया, क्योंकि जब हम उनको
डेवलपमेंटल एड के अलावा हम उनको सपोर्ट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर बनाया हमने उनके लिए। हम वहाँ पे स्कूल बना रहे हैं जो स्पेशली आईटी की ट्रेनिंग भी देगा। और एक सेंटर है अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उनके लिए एक जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा आईटी में, उसके लिए। तो ये 4D एक मैं हिंदी में पिलर और स्तंभ दोनों यूज करूंगा कि जिनकी वजह से हमारी रिलेशनशिप मंगोलिया से आज डीप है, इंटेंस है और एक्सपेंसिव है, तकरीबन इन चारों पिलर्स के ऊपर। पांचवा जो मैंने काम किया वो भी डी है, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। एंड आहिस्ता आहिस्ता हम उस तौर पे भी जा रहे हैं। तो ये 5D इज हाउ द मैंडेट गिवन बाय द मिनिस्ट्री, the direction given by the government, I tried to implement as a representative of the government in Mongolia. Wow, okay. सर, आपने अभी जैसे बात की जो हमारा 1.7 बिलियन का प्रोजेक्ट है which is for a refinery, right? बहुत सारे लोगों को आपने खुद बोला ये चीज़ पता भी नहीं होती, even I did not know about that. I will bring an aspect to it जो कि हो सकता है थोड़ा सा, मतलब I would not say controversial, but then you know different people have different perspectives about it. Since the time our Prime Minister has taken up, we have seen him travel a lot. We have seen him go to all these countries और कई बार उसे मॉक भी किया जाता है. But then you are somebody who has worked in the foreign services और आपको पता है कि इन सब का importance क्या है और इसके results क्या हैं. बाकी लोगों को शायद उतना हमें information भी नहीं मिलता है. If you can share with the audience that what is the actual result and what is the importance, what is the impact जो हमें इतने foreign relations maintain करने से आ रहा है. Like Mongolia is one case of it probably. We have so many relations across जो कि शायद हमें इन्हीं tariff wars में भी help कर रहे हैं, even with President Trump. How are these things actually making India a stronger nation for the coming times? देखिए, I will put it very plainly. The world is in a different stage. So if you look at the world, there is a developed world, G7 as we call it, not necessarily. They are all at the same path. Then you have a developing world, and then you have least developed countries, or countries that are in a different stage of development. So as a nation, we have progressed a lot in last 76 plus years that we have done, and especially अगर हम देखें तो last decade has been and a decade where इंडिया का जो प्रेजेंस है, इंडिया का वैश्विक फुटप्रिंट है, जो जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिस आज की सरकार ने जितना डायस्पोरा एंगेजमेंट पे जोर दिया है उतना पहले कभी नहीं हुआ उस लेवल पे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो फोकस एरिया था इट हैज बीन ह्यूज एंड इट वाज अ मैसिव शिफ्ट इन world's understanding of India and the acknowledgement of India's latent power. Now India is a voice which cannot be ignored in. Right. तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, as I said कि डेवलपमेंटल एड इज अबाउट जो स्पेंड हो चुकी है 42 बिलियन, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप किसी देश की आईटी को, टेक्नोलॉजी को, उनके रिसोर्सेज को बिल्ड करते हो तो आप एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, वो छोटी पॉपुलेशन है तो शायद वहाँ और तेजी से काम करे। मंगोलिया की आपने बात करी, तो ये जो ऑयल रिफाइनरी बन रही है, मंगोलिया का एनर्जी सिक्योरिटी नेचर लैंडलॉक नेशन इन बिटवीन रशिया एंड चाइना, तो ऑल ऑफ देयर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम Russia. Okay. And whatever small reserves they have, they go to China. Okay. तो एनर्जी सिक्योरिटी तो है नहीं, आप डिपेंडेंट हो। और अगर आप देखें पिछले 5-7 साल से हर एक देश की एक कामना है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज समथिंग एंड मोर सो एवर। आई थिंक अभी हम देख पा रहे हैं तो ये रिफाइनरी आई वाज टोल्ड इज क्लोज टू अबाउट 35% कंप्लीट नाउ। इसके 4 फेज थे, फेज 1 हैंडओवर हो गया, फेज 2, 3, 4 अभी रास्ते बन रहे हैं और अराउंड 28 तक ये हैंडओवर होगा। जब ये बन जाएगा तो उस देश की करीबन 75% एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी।
तो यू कैन इमेजिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्राउंड पे कैसे आएगा. एक तो जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री एंड ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी. तो एक आम आदमी की सोच हिंदुस्तान के प्रति बिल्कुल अलग होगी. एज आई से कि इस तरीके से अगर हम इंडिया ने जैसे अफ्रीका में सपोर्ट किया है, एशियन कंट्रीज में सपोर्ट किया है, लैटिन अमेरिका में जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे किया है, इट्स अ फिनोमिनल सपोर्ट दैट वी हैव गिवन. जब कोविड था, अगर आपको याद होगा, तो कोविड में पीपल वर लुकिंग अप टू मेनी कंट्रीज ऑफ कोर्स, बट दे लुक्ड अप टू इंडिया. And हमारे context में, you know, Mongolia was one of the 13 countries, first countries to receive a vaccine from India. Okay. तो आप सोचिए कि कैसे एक छोटा सा जेस्चर एक बड़ा सा इम्पैक्ट करता है. तो हम जो छोटे छोटे उनको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट HIP, तो जैसे स्कूल बन रहा है वहाँ पे, तो आप ये सोचिए कि स्कूल पहली से 12वीं तक जो स्कूल बन गया तो हमेशा के लिए बन गया. तो जो इंग्लिश डेवलपमेंट है, IT है, या साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर है जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, या अटल बिहारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IT, it will be able to transform the society as a whole. So you can use these, I would say, resources at your availability under the direction of government to amplify nation's interest, to solidify our national security, and to further our interest and relationship with countries. Right. And sir, do you think, because we do say that India is actually one of the next coming up bigger powers, right? And we can see that happening. I would just want to know आपका viewpoint on that and all of these things, like maybe say by 2030 or even 2047 का जब हम लेके चलते हैं हमारा vision जो है, how are these things shaping, and especially for the youth of India, because we are one of the biggest demographic right now, you know, what is it that we can do to contribute in that? देखिए, in context of India, it is very, very important, more important than any other country. Why I say so, I'm very conscious कि अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन देखिए अंडर 35, it's very, very sizable. You know, almost close to 2/3. Now they are the drivers of growth. बिल्कुल. Or the era that we live in is a very different world. It is a tech-dominated world where the penetration of technology has been to almost all sectors. As we sit today, I think close to 85% of life is touched by technology in one way or the other. For sure. तो आने वाला समय और अभी का समय इज अलग. तो अगर आप बोले मैं यूथ को क्या मैसेज दूं, तो आई वुड अगेन ब्रिंग बैक, यू नो, दैट डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमेट. और आपको मैं डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में जनरली आई कैन टॉक समथिंग एल्स. तो प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिप्लोमेसी रिमेन द सेम. आपका एग्जीक्यूशन बदल जाता है, आपके रिसोर्सेज बदल जाते हैं. आज के समय में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आई कैन सजेस्ट, आई डोंट नो, अगर आपके पास समय हो तो देखिए कि आज का जो समय है जियोपॉलिटिकल, 2-3 चीजें पिछले 5-7 साल में प्रूव हुई. हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और अभी जो US, इजराइल, ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो अगर आप उसमें देखें तो कई चीजें सामने आती. सबसे पहले तो ये है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मल्टी डोमेन शॉक. आप ये नहीं कह सकते थे कि पहले मैंने लड़ाई की और ये हुआ. इफ यू लुक एट एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी बैटल, it is a multi shock domain. I wouldn't say domino, but in a way that it's today's complex, conflict-ridden, volatile world with the mercurial leaders, you know, where tariff war is waged for a reason and actual war is waged for a reason. तो ये मल्टी डोमेन शॉक है. दूसरा क्या है, मल्टी शॉक के लिए आपको तैयार होना होगा. दूसरा है
asymmetry जो exploit है, आप अगर asymmetrical है तो I would say exploit asymmetry. अगर आप यूक्रेन को देखें तो उन्होंने जो रशिया जैसी पावर को using small drones और ईरान using small drones have been able to put their resources and tech at par. So that asymmetry of use or exploiting that is a big thing. तीसरा आपको जो देखना है कि कंट्रोल द नैरेटिव. आप नैरेटिव कंट्रोल किए बिना आज की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल एग्रीमेंट्स हो, यू कैन नॉट डू दैट. और अनदर एस्पेक्ट इज द डेलीगेट अथॉरिटी. Okay. मैं personally I can see that nobody gave Iran a chance when the war started. But ईरान अभी भी लड़ रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो whatever news say, I don't know, I follow that which you follow, कि उन्होंने delegate authority करी 31 commanders को to sustain the conflict and war. So that is there. Yeah, and I think the narrative part is also actually very strong. अभी अगर हम ईरान के point of view से देखें, because they are actually so on to the social media and building all these videos, the emotional play जो कर रहे हैं. So I think that can also be, like, correct me if I'm wrong, but that can also be part of the narrative. You are totally right. अगर आपको मैं बताऊं एक stats शायद आपके पास ना हो, कि आज 2025 में दुनिया में तकरीबन 5.20 billion social media users, which is roughly 65% of the total population of the US. Yes. You talked about youth, and not only youth, people like me, people of all domains, including in the leadership. अब उनके लिए social media has become a tool. Yeah. When it has become a tool to build a narrative, to nurture a perspective, and to take forward your end goals. Right. तो it is very important. तो इस context में पांचवी चीज रह गई जो मैं आपको बोलता था, कि अगर आप strategize करते हैं, I would call strategize with adaptability. अगर आप strategy को adaptability के साथ नहीं use करते तो it's a dogma. Right. I'm sorry to say. So look at the way how the strategy has been evolved by nations at conflict, whether using the region, whether using the limited resources or targeting something else other than what was intended. तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इतना ही कहूँगा कि ये जो 5 चीजें हैं, ये they are of very paramount importance, and for you I will say multi-domain shock. Right. Asymmetry exploitation, and then controlling the narrative, and then strategize with the adaptability, and as I say कि जब तक आपका narrative build नहीं होगा तो आप कहीं भी लड़ाई कर लें या जो भी आपका national interest है, it will not go very far. Okay. So I have 2 follow-up questions on that. फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने सोशल मीडिया और यूथ की ही बात कर रहे थे, एंड यू सेड दैट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ बिल्डिंग द नैरेटिव. हाउ यूजफुल एंड हाउ इम्पैक्टफुल डू यू थिंक आज की डेट में ऑनलाइन डिप्लोमेसी इज़? मतलब क्या वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है या कर सकती है, और कहाँ जाके इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कन्वर्ट होगा ही? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट आल्सो? देखिए, जो स्ट्रेटजी है, कभी भी दुनिया का जो भी ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ दिमाग में नहीं बनेगा. ऑफलाइन इज ऑफलाइन, ऑनलाइन इज ऑनलाइन. ऑनलाइन डज नॉट हैव दैट सस्टेनेबिलिटी. जब आप एक देश की बात करते हैं, एक नेशनल बिल्डिंग करते हैं, एक हिस्ट्री करते हैं, तो यू डू नीड टू हैव रिकॉर्ड्स. राइट. अगर मैं आज एक ट्वीट में डाल के उसको डिलीट कर दूं तो कुछ 10 लोगों के पास होगा, बट That's the way I say, आज के यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको माइंडफुल होना पड़ेगा इस बात के लिए कि ऑफलाइन ऑनलाइन उतने ही ज़रूरी हैं जितने की पढ़ाई और नॉलेज और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क. You can be knowledgeable from my knowledge, but you cannot be wise from my wisdom.
Right. You can learn 2 and 2 makes 4. How to apply that 2 and 2 makes 4 in the real life when you are faced with a challenge or a conflict. That wisdom is missing. So teachers हमें क्या prepare करते हैं? When you repeat a thing, when somebody tells you 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, so they are preparing your mindset to take over a bigger challenge. And Right. oftentimes we tend to forget, it's not the first step, counts. It's also how you took that first step. Counts. So in today's context, I would say what you do is more important. What you do not do is even more important. Okay. आपके distractions आज के इतने हैं. I was reading, one of the interviews अभी 2025 का जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, तो करीबन 7 और 8 जो इंटरव्यू मैंने सुने, तो वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे वो एनालॉग फोन यूज करते थे, एंड द ओनली रीजन दे गिव इज द Distraction, right. तो ये एक, और दूसरा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में है, वो मेरा टेक है कि वी नीड टू पुश डाइवर्जेंट थिंकिंग. Okay. क्या हुआ कि द नैरेटिव्स आर सो मेनी, देयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. Yeah. आपके लिए क्या जरूरी है? Oftentimes when people do the reels, they keep on flipping without it is of their interest or not. अब आप देखिए, जो समय है वो तो 24 घंटे है. आप उसको कैसे यूज करेंगे? 8 घंटा सो के, 10 घंटा पढ़ाई करके, आई डोंट नो, और या ऐसे करके, तो जो टाइम गया तो गया. तो माय टेक इज दैट डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए थिंक डीप, think beside, look around, look ahead, look beneath, everywhere. Don't think in singular or binary. Yeah, I think it's like questioning everything, because also when you look at the Don't online thing, think, don't take things at face value. Ask questions, comfortable, uncomfortable. Right. Ask people who matter. There are 10,000 perspectives. जैसे जैन धर्म में बोलते हैं 6 अंधे और 1 हाथी. So you will find a different perspective, and I find it very wonderfully being applied today. अगर आप एक चीज पे ज्यादा फोकस करें तो वो आपकी रियलिटी है. Wherever I pay attention, that becomes reality of power. True. So in the context of youth, I would say कि बाकी सारी चीजें नहीं है, समय तो 24 घंटे ही है. कैसे आप यूज करेंगे और आप अपने आप को क्या बनाएंगे, how you prepare for the future, what you are, the race shall. Wow, okay. And sir, another aspect which I would like to cover, it's a bit, I would say, technical or SOPs related, is अगर कोई यूथ डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता है, like probably wants to join the foreign services, what do you think would be the skill sets required? मतलब अगर कोई व्यूअर है जो ये चीज़ देख रहा है, उसमें उसको अपने अंदर क्या क्वालिटीज चेक करनी चाहिए कि ये मेरे में है तो शायद मेरे लिए करियर फिट बैठेगा, एंड हाउ कैन ही टेक दैट करियर पाथ? देखिए, इट्स वेरी सिंपल. मैं ये कोई, देयर इज नो प्री डिफाइंड मोल्ड फॉर एनीबॉडी. व्हेन आई जॉइन, परहैप्स आई जॉइन, एंड आई थिंक आपके ऑडियंस में भी जो भी जॉइन करना चाहिए, लेकिन पेशेंस, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क, यूज ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी, इट पेज अ लॉट. सबसे ज्यादा है, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, your knowledge, your information about the surroundings. जिस जियोपॉलिटिकल की हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यमन कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप विदेश सेवा में जा रहे हैं तो मेरा प्रिजम्पशन हो जाता है, मैं यमन बोलते ही आपको यमन की लोकेशन, यमन की प्रॉब्लम, यमन के कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, बेसिक हिस्ट्री पता हो, उनकी लैंग्वेज पता हो. द मोमेंट आई से ओके लैटिन अमेरिका, तो ये ना हो कि चे गुएवारा के बारे में आप ढूंढना शुरू करें या बोलिवेरियन रिपब्लिक की बात करूं, तो आप उसको, तो आपका मन का इंटरेस्ट है, और जरूरी नहीं है कि एक इंटरेस्ट सबके लिए हो. मेरे अपने लिए was a very different interest, so I cannot tell them you follow something. अगर किसी को जैसे ट्रैवल करना है तो विदेश सेवा से बढ़िया क्या है, अच्छा कैरियर लेना है तो अगेन ओरिएंटेशन. लेकिन इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आउट देयर, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, ह्यूजली कॉम्पिटिटिव देन एवर बिफोर. वर्ल्ड इज नॉट द सेम प्लेस, एंड इंडिया इज नॉट द सेम कंट्री which was about 30 years ago. There are so many job opportunities available जहाँ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं. You can use, as I said, those 7 texts of diplomacy. But
if you are really committed to see, different cultures, you want to learn and you want to travel, so prepare yourself. Prepare yourself hard because आजकल के जो civil services के जो subjects हैं, they are so diverse. And I have seen currently there are more MBBS doctors in the foreign service than ever before. Wow. And sometimes it is a surprise because few of them are good friends of mine. Okay. So I asked them and they have a different take for joining the foreign service. So I may not be as qualified, but I can tell you based on my experience, अगर आपके अंदर वो basic appreciation है कि आपको देश का प्यार है, आप चाहते हैं कि आप एक सीनियर ना होते हुए भी देश को रिप्रेजेंट कर सके और देश का व्यू पॉइंट दुनिया के सामने रख सके, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इमेज अब्रॉड, देन यू जॉइन द सर्विस. For sure. Another personal question that just came up to me, it's more for myself also, and I'm sure audience will benefit from it. When you talk about 7 tactics of diplomacy and then all the learnings जो भी आपने share की, जो एक diplomat के perspective से, you think of that, how repeatable or expansive it is in normal civilian life, or probably say when you think of running businesses, because strategies I think should be repeatable. I'm sure there would be some common grounds वहाँ पे भी, but I would want to know it from you. अगर आपके पास कोई stories हैं, कोई examples हैं, आपका opinion on that, because even अगर कोई नहीं join करना चाहता है IFS, I'm sure they would benefit from the learning because वो हमारी normal life में भी बहुत use होगा. देखिए, जो डिप्लोमेट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो in itself it offers things beyond diplomacy. It's a diligence, integrity, patience, exactly, listening, objectivity, mindfulness and tact. Exactly. आप दुनिया में कोई भी काम कर लीजिए, ये सब चाहिए. बच्चा जब माँ की गोद से बाहर आता है और जब दूध लेना होता है तो बच्चा चिल्लाता है अपनी माँ को अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए. आप थोड़े बड़े होते हैं, यू बिकम 3 या 4 साल के, आप चलना सीखते हैं तो आप खिलौने के लिए टैक्ट यूज करते हैं, आई वुड से थ्रेट, डिप्लोमेट, साम दाम दंड भेद के सभी. तो जरूरी नहीं है, ये लाइफ के हर स्टेज पे है. एंड वंस यू आर ग्रोन अप, यू लिव विद योर पार्टनर और यू हैव फ्रेंड्स और अ बॉयफ्रेंड एंड अ फैमिली, तो आपको एक बैलेंस करना है लाइफ में. डिप्लोमेसी इज बैलेंसिंग डिफरिंग इंटरेस्ट, फाइंडिंग अ म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड, डेवलपिंग रिलेशनशिप. तो ये तीनों चीजें अगर आप देखो तो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, इस कमरे में भी, इस कमरे के बाहर में भी, दुनिया में भी और कहीं पे भी. बिल्कुल. ओके. And now I will come to my questions. So this could be a little on the fun side also, like you can choose to answer it in any way you want, but is there any favorite place of yours and any favorite person of yours throughout all the experiences, and why? You asked a question, I thought I should have prepared, but let me, you asked me favorite person, you asked me favorite place, and you asked me favorite incident, correct? Yeah. तो मैं इंसिडेंट से शुरू करता हूँ. When I was in protocol, I was assigned to travel with Prime Minister Vajpayee to Paris. तो मैं जब प्रधानमंत्री जी उस समय के थे मिस्टर वाजपेयी, तो उनके साथ जब पेरिस गया तो हमारा जो डेलीगेशन था प्रधानमंत्री जी का, वो दूसरे रूम में खाना खाने के लिए गया, जो लंच था. जैक शिराक थे फ्रांस के प्रेसिडेंट. तो दूसरे कमरे में जो बाकी लोग हमारे जैसे प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी एंड डॉक्टर्स एंड अदर्स, तो उनके डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को मैंने मेंशन किया कि ये बात है शायद अक्टूबर-नवंबर 1998 की, और जनवरी में वो इंडिया आए थे, प्रेसिडेंट जैक शिराक. तो तभी हमने प्रोटोकॉल में थे तो उनको हैंड किया. आई मेंशन्ड इट टू हिम, एंड सो दिस इज माय फेवरेट इंसिडेंट. आफ्टर द लंच वाज ओवर, ऑल ऑफ अ सडन प्रेसिडेंट जैक शिराक, when he was coming out with the Prime Minister, so he came, he walked up to me and handed over me a book with a signed thing and a remark, and those remarks that वो French में था, तो मैं आपके लिए तर्जुमा कर दूँ. That is
to Mr. Singh with my most cordial friendship and regards. Oh wow. And I would have never imagined that it has been done, and of course it was surprise for me as it was for everyone. But जो उनके डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने उनको कहा, शायद उनको याद हो या ना हो, मुझे पता नहीं, बट ये जो जेस्चर था ये हमें साथ रहा. और जहाँ तक फेमस पर्सनालिटी का है, तो आई हैव टू पर्सनालिटीज that I admire the most. One is Lee Kuan Yew, जो सिंगापुर के I would say पिता ही नहीं, I would say everybody, because अगर आपको याद हो तो जब मलेशिया से ब्रेक ऑफ हो गया सिंगापुर का, पानी रुक गया, तो ली कुआन यू ब्रोक डाउन पहली बारी और मेरे ख्याल से शायद आखिरी बारी रोड पे. लेकिन जो दबाव दैट ही टुक सिंगापुर बनाने की, और उनके जब वो सीनियर मिनिस्टर थे, जब वो he was no longer the prime minister of the, तो I had 2 opportunities of meeting with him. Okay. And एक जगह पे I overheard him talking to a group of people where he was advocating कि छोटी चीजें क्या मायने रखती हैं. तो उन्होंने ये कहा कि जब सिंगापुर बनना शुरू हुआ तो सिंगापुर इज अ मार्शी लैंड, तो पेड़ पौधे कम थे, तो हॉर्टिकल्चर वाज वन एरिया जो फोकस का था, ताकि पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, लोग आए तो उनको अच्छा लगे. तो ये इंसिडेंट जो मैंने ओवरहियर किया कि उन्होंने किसी को कहा कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी मीटिंग होती थी उसके मिनट्स को मंगवाना शुरू किया. ओके. और शुरू में तो वो देखते थे और बाद में देखना छोड़ दिया. लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ये पता था कि हमारे जो मिनट्स हैं या जो हम डिसीजन लेते हैं वो प्रधानमंत्री के कमरे तक जाता है. और वो डिसीजन जब प्रधानमंत्री नहीं भी देखते रहे तो समहाउ ये सिस्टम बिल्ड हो गया कि ये प्रधानमंत्री के यहाँ जाना है तो अटेंशन ज्यादा होगा. And apart from this, जो उनका विजन था, the clarity with which he pursued, and दूसरा जो उन्होंने एक इंसिडेंट में अपने बहुत खूबसूरत तरीके से जब उनको कहा कि सिंगापुर अगर एक लेवल पे पहुंच गया तो अब क्या करे, he said सिंगापुर will adapt, change and evolve. और ये जो 3 चीजें उन्होंने करी सिंगापुर के लिए, आज अगर वो सिंगापुर एक वर्ल्ड सेंटर है, सिंगापुर का पासपोर्ट अगर एक वैल्यू कैरी करता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, is only because of his vision, his clarity and his deliverance and his implementation of the whole of his idea. The other favorite person whom I met personally and influenced so much was Nelson Mandela. Okay. I can talk about him as much as I want, and yet that would not be enough. He was so humble, he was so clear in his mind, no rancor जो हम बोलते हैं, जो महात्मा गांधी के एट्रीब्यूट जितने भी आप देखें वो एक लिविंग पर्सन में आपको मिले. आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपका जो इमेजिन किया हुआ कोई देवता नीचे आ गया. एंड द वे एज आई सेड द मेंशन स्प्रिंगबोक जर्सी पहन के और नो वेंजेंस नन एट ऑल, और जिस नेशन को उन्होंने इकट्ठा किया जिस तरीके से, ये अनपैरेलल है मेरे ख्याल से. अगर आप महात्मा गांधी जी की बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, मार्टिन लूथर और या इनकी बात करें, तो ये लोग हैं जो दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं और पर्सपेक्टिव दिया. बिल्कुल. और आपने तीसरा पूछा कि कौन सी फेवरेट जगह है. अपार्ट फ्रॉम मंगोलिया तो आई नो इज वन ऑफ देम. मंगोलिया के अलावा जो ट्रेवल करने में है, मेरे को मेक्सिको बहुत अच्छा लगा. आप बोलेंगे मेक्सिको की जो सिमिलैरिटीज हैं, एक तो हिस्टोरिकल विद इंडिया, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्ट केम फ्रॉम मेक्सिको. दैट अपार्ट, उस कंट्री में वो सब चीजें हैं जो हमारे देश में है. एक वाइब्रेंट कल्चर है, एक हिस्ट्री है, बहुत साधारण से लोग हैं जो हमारी तरह के हैं, खाना हमारे जैसा है, और अगर आप कहीं पे भी जाएं एक इंडिया के लिए प्यार है, कंफर्टेबल है. सो दीज आर मॉडर्न एंड also rooted in tradition. And likewise Japan. ये एक ऐसा कंट्री है कि जहां आप
आपको बिलीव नहीं होता कि ये कंट्री अभी भी वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है जो एम्परर की कोर्ट में 2000 साल पहले फॉलो होती थी. Okay. They are polite to the point of being कि आपको थोड़ा सा लगता है कि इतने पोलाइट कैसा हो सकता है. And the level of development that you see up there is phenomenal. Whether you travel in Shinkansen, आप डे टू डे लाइफ में जाएं, खाना खाएं, एक जापानीज से बात करें, सपोर्ट मांगे. I feel these are the nations that set criteria for other nations and we need to follow. Definitely. A wonderful, like, amazing learning, sir. Amazing conversation. So I would want to know from you, initially also I mentioned in the introduction that आपको Mongolian government से, because of all the work you've done, you've got the highest civilian order वहाँ पे, that's the Polar Star Order. How does it feel when another country का government gives you their highest civilian order? What was that moment like? And because like that is one achievement that I would definitely want you to talk about. And उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि ये मेरी लाइफ का मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट या अचीवमेंट रहा है. देखिए, जब मंगोलियन गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया, ये तो एक विंडिकेशन था कि शायद जो मैंने किया, जितना भी किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मंगोलिया वाज एक्नॉलेज्ड. बट जो टाइमिंग ऑफ द अवार्ड, मेरे रिटायर होने के 18 महीने बाद ये अवार्ड कन्फर किया गया मुझे. तो यू कैन इमेजिन दैट पीपल जनरली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड सिनेरियो, एंड सिंस इट वाज गिवन after my retirement and I was able to get it, which is equivalent to the highest order of Polar Star, was a vindication that the patience, the perseverance, the commitment with which I pursued my responsibilities was acknowledged both by the government of Mongolia and by government of India by sending me the ambassador. Achievements, as I said कि ये छोटी और बड़ी सब है, but I have another acknowledgement to make. That former Prime Minister Vajpayee, I worked with him for a good number of years and many visits. Before I went on posting to Canada, I met him. And despite whatever, he was able to recognize me as a Red Turban manager. Same goes for Dr. Kalam. He called me Red Turban manager. So those two things, I always thought, itne bade level pe, how could you acknowledge, were kind of vindication to me. And by Dr. Kalam and Prime Minister Vajpayee. These two incidents still remain close to my heart. And of course, I had mentioned about Jacques Chirac as to how he presented me with that book. These are some touching moments. Wow. And sir, कोई ऐसा challenge जो आपको लगता है on the contrary कि शायद मेरी लाइफ का सबसे tough task रहा है? ये tough task अगर मैं आपको बताऊं तो पोप जॉन पॉल जो अभी नहीं रहे, तो वो इंडिया में आए थे 1998 और 9 के अराउंड में. तो जब वो विजिट करने के लिए आए, तो ऑन अराइवल एट एयरपोर्ट इटसेल्फ वी कुड फील दैट ही इज not in the top of his health, because वो दो चीज़ें करते थे. तो whenever he used to come to another country for the first time, तो वो ज़मीन पे he would kiss the soil of the earth, but he was feeling feverish. तो उनके प्रोटोकॉल वगैरह से जब हमारी रात को बात हुई, तो he was still feeling feverish. तो what happened is that हमारा जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है राष्ट्रपति भवन में, अगर आपने देखा हो तो 150 सोल्जर्स खड़े होते हैं. रेड कार्पेट पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोग जाते हैं. तो ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग दैट कि वो पैदल चल के जाएंगे. जब सबको लगा कि ये मुश्किल काम होगा, तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग मोमेंट फॉर अस, बिकॉज पूरा मीडिया कवर कर रहा था दुनिया का. एंड आफ्टर ही स्टार्टेड वॉकिंग
तो लगा कि वो नहीं कर पाएंगे। Okay. तो स्पॉन्टेनियसली आई थिंक हमारे बॉसेस ने तब डिसाइड किया कि लेट्स इम्प्लीमेंट अनदर सिनेरियो, कि इंस्टेड ऑफ हिम वॉकिंग पास्ट द गार्ड ऑफ सिनेरियो, जो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद जो भी गेस्ट और लीडर्स थे वो वहाँ उनको खड़ा करके उनके साथ में लेके गए। बट टू बी एबल टू डू इट सडनली विदाउट एनी नोटिस in front of media was a big challenge. Right. And I think that it happened. Wow, okay. And this is also going to be fun side. Like apart from the technicalities, what are the other hobbies? Sir, I know travel is one and diplomacy to for work, but then what are the other things that you have really enjoyed throughout your journey and is like one of your other favorite pastimes? मेरे तो एक ही है कि I can read. Okay. Any type, any fiction, any philosophy. Okay. Any book, any time. I think for me, मेरे लिए जो किताब है सबसे बड़ा कंपेनियन है। आप के साथ किताब है तो आप कहीं भी अकेले नहीं हो। मेरे लिए किताब वही है कि अगर मैं एक क्लासिक पढ़ रहा हूँ 200 गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की या कोई और किताब, तो जैसे आप पन्ना पलटते हैं तो आप उसके साथ एक कन्वर्सेशन करते हैं। सो फॉर मी रीडिंग इज एंड आई रीड ऑल काइंड्स, आई डोंट प्रोफेस दैट आई रीड ओनली वन टाइप। एंड अगर आप ने पूछा मुझे तो मेरी कई किताबें फेवरेट हैं, लेकिन वो अलग अलग सिनेरियो के लिए है। एक किताब है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। Okay. ये किताब काफ़ी पुरानी है, रिचर्ड बाक की लिखी हुई है, छोटी सी किताब है। Okay. अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं उसको कहूँगा कि इसको पढ़ेगा तो उसका नज़रिया दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी कौम के लिए बदल जाएगा। Okay. Wow. और एक और किताब है जो वो थोड़ी हैवी है, बट मैं उसको उतना ही पसंद करता हूँ, ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे की। Okay. और एक और किताब जाते जाते मैं बता के जाऊंगा, आल्डोस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड Okay. एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिविजिटेड। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि जो आज की जनरेशन है उसको ये तीसरी किताब और पहली किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। Okay. क्या है इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा ताकि आपके सस्पेंस बना रहे, हम पढ़े। जब आप पढ़ेंगे तो मेरे को पक्का यकीन है कम से कम 10 क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आएंगे। श्योर कोई और पढ़े ना पड़े सर, मेरा नेक्स्ट रीडिंग लिस्ट पे वो ऐड हो गया है। आई एम फॉर श्योर गोइंग टू रीड इट एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू एंड टेल यू हाउ इट चेंज्ड मी। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ पॉडकास्ट में आया तो मैं 3 किताबें और लेके आऊंगा। बिल्कुल सर, फॉर श्योर। बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड, इफ यू कैन शेयर वन मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, जनरल, एनी मैसेज। I would say just one message. You know, in today's age and time, what I feel is the focus is missing, and there is no clarity of purpose. And तीसरा, the virtues of patience and perseverance. क्योंकि आज की जनरेशन इज इंस्टेंट जनरेशन, 2 मिनट नूडल वाली है। तो ये 4 चीजें अगर आप perseverance, patience, focus and clarity of purpose and vision, it will not help you in your career. It will not help you to build your own character. It will help you, your family, your nation, your faith, almost everybody, and the people around you. जब आप ये मेरा मानना है कि once you have that kind of feeling with you, तो आप एक परफ्यूम रेडिएट करते हैं, whether you want to share with the world or with the society or not, it will go to you. So my positive vibes, whether you like it or not, come to you, and likewise my negative vibe will also. Thank you so much, sir. That was really beautiful, and thank you इतना टाइम निकालने के लिए, इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। It's I would say common person के लिए to think at that level of how countries are working, how global ties are working, growth कहाँ हो रही है। It's usually हमारे पास या तो information नहीं होती है या उतना thought giving time ही नहीं होता, हम सोचते ही नहीं हैं। But it was an amazing conversation for me, and I'm sure मेरे viewers के लिए भी। If you have any other questions or you want to share something, please put it in the comments and please share the video, because good information नहीं restrict होनी चाहिए, it should reach everyone, खासकर जब हम अपनी nation की बात कर रहे हैं।
इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर, आई एम सर्टन कि जितने ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पहुंचेगी उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे क्रिएट होगा. सो इट हैज़ टू बी अ चेन, इट हैज़ टू बी अ डोमिनो इफेक्ट. सो प्लीज़ डू योर पार्ट इन इट बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me here. It's such a pleasure and you, learning for me. I'm taking so many good vibes from you. God Thank you bless so much, sir. Thank you.